हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएसटी। एलएसटी का मतलब है लेट्स स्टार्ट टुगेदर। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है ये बीपीएससी 134 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो परिचय है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमने निकाली है उसका पार्ट 3 है ये। इससे पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं, उनको आप अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ या फिर ऊपर आई बटन में दिख जाएंगे, आपको वहाँ से देख सकते हो। आपको इसके पिछले 10 सेशन के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हो। वो शॉर्ट्स की फॉर्म में सब आपको मिल जाएगा, उनके पीडीएफ ही मैंने अटैच कर रखे हैं, सब मिल जाएगा आपको। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो उस पर जुड़ जाओ ताकि आप मुझसे अपडेट रहो हर बात को लेकर, मैंने कौन सी वीडियो कब डाली है इससे रिलेटेड। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का हमारा 3rd पार्ट है ये, इससे पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए प्लीज़, उसके बाद ही आपको ये सब समझ में आएगा ठीक से। तो आज की वीडियो पे चलते हैं अपने। तो हमारा आज का क्वेश्चन है रचनावाद के विभिन्न संस्करण क्या हैं, इनके बारे में बताना है। तो रचनावाद के विभिन्न संस्करणों को इमैनुअल एल्डर के अनुसार रचनावादी दृष्टिकोणों को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भविष्य विज्ञान के प्रकार के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, उद्देश्य या व्यक्तिपरक संज्ञात्मक हित जो वे अपनाते हैं, नियंत्रण या विमुक्ति, ये दोनों हितों को वो अपनाते हैं, है ना। इन प्रतिमानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनावाद के विभिन्न संस्करण इस प्रकार हैं, है ना। संस्करण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? आधुनिकतावाद, ये है ना, फर्स्ट आधुनिकतावाद। अगला है आधुनिकता भाषिक या नियम उन्मुख रचनावाद। ठीक है, ये सब क्या है इनको आगे पढ़ेंगे अभी हम, पहले खाली इनके टाइप्स देखते हैं कि हैं कितने। 3rd है अतिवाद और 4था है आलोचनात्मक। ये 4 संस्करण हैं किसके? रचनावाद के। इनको हम पढ़ते हैं क्या क्या है। तो पहला है आधुनिकतावाद। आधुनिकतावादी रचनावाद की प्रमुख विशेषता सामाजिक यथार्थ को समझने और समझाने से रूढ़िवादी रुचि के साथ उद्देश्यपरक भाष्य विज्ञान है। कांट, जो कि इस विषय के विद्वान है, का मानना है कि हमारा ज्ञान हमारी चेतना से अत्यधिक प्रभावित होता है। कांतिवादियों का मानना है कि सीखना एक प्राथमिकता को लागू करने की प्रक्रिया है जो अध्ययन के उद्देश्य से हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती है। इसलिए उद्देश्य परक भाष्य विज्ञान चेतना और प्रेरणाओं को समझने का प्रयास करता है जो क्रियाओं को उत्पन्न करता है। आधुनिकतावादी रचनावादियों ने उद्देश्य परक भविष्य ज्ञान का निर्माण करते हुए माना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विकास के अध्ययन में प्रत्यक्षवादी पैटर्न लागू होता है। आधुनिकतावादी रचनावाद की दूसरी विशेषता मानव मुक्ति के बजाय सामाजिक यथार्थ को समझने और समझाने में रूढ़िवादी है। ठीक है, अगला देखते हैं आधुनिकतावादी भाषिक रचनावाद या नियम उन्मुख रचनावाद। ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण हमने पढ़ लिया आधुनिकतावादी वाला। ठीक है, अब अगला इसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इसमें है कि रचनावाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन नियमों का निर्माण भाषा की संरचना द्वारा किया जाता है। इसलिए आधुनिकतावादी भाषिक रचनावादी व्यक्तिपरक भाषा विज्ञान को नियोजित करती है, जिसका यह मानना है कि भाषा के निर्माण से यथार्थ होने के कारण वस्तुगत ज्ञान असंभव है। क्या बोल रहा है कि जब हम किसी भी सिद्धांत को मानव पर लागू करते हैं तो उसके लिए क्या है, जो ऐसी भाषा जो व्यक्तिपरक है, यानी कि जो व्यक्तियों के बीच में चालू है, चलती है, जो लोग बोलते हैं, उस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हम किसी अन्य भाषा में सिद्धांतों का किसी भी चीज़ का उच्चारण करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आने का है वही चीज़ है। इसको हम इसलिए व्यक्तिपरक भाषा जो होती है वही नियोजित करनी चाहिए। जिसका यह मानना है कि भाषा के निर्माण से यथार्थ होने का कारण वस्तुगत ज्ञान असंभव है, यानी कि जो यथार्थ होता है, जो रियल चीज़ें होती हैं वो भाषा के निर्माण से ही संभव हो पाती हैं ना। बोला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्येक अभिकर्ता को मानव व्यवहार का पालन करना पड़ता है। ये नियम उनके भाषण की 3 श्रेणियों से उत्पन्न होते हैं। ये नियम हैं अनुदेशन नियम, निर्देश नियम और प्रतिबद्धता नियम। 3 नियम कौन कौन से हैं? अनुदेशन नियम, निर्देश नियम, प्रतिबद्धता नियम।
भाषण कार्यों को केवल आदेश, अनुरोध, वादे आदि के रूप में भाषाई प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनुदेश नियम मूल्यों और विचारों अथवा अवधारणाओं के संबंध में सूचित करते हैं। निर्देश नियम क्या करना चाहते हैं और नियम के उल्लंघन के विशिष्ट परिणामों को तय करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अतिवाद रचनावादियों के सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करने के लिए एक व्यक्तिपरक भाष्य विज्ञानात्मक दृष्टिकोण विकसित किया तथा सच्चाई और शक्ति के मध्य संबंध को उजागर किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य धारा के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थायी विशेषता के रूप में अराजकता को मानते हैं और इस पहलू को दूर करने के उपायों को तय करते हैं। अतिवादी रचनावादी मुख्यधारा के सिद्धांतों से इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। इनका मानना यह है कि अराजकता राष्ट्रीय राज्यों द्वारा अपनी संप्रभुता को आत्मसमर्पण करने की इच्छा का परिणाम है। अराजकता को सही बताते हुए मुख्यधारा के सिद्धांत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए एशले ने वैकल्पिक प्रणाली की संभावना को कम करके मुख्यधारा के सिद्धांतकारों पर आरोप लगाया है। वॉकर का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्यधारा के सिद्धांत ने राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन के लिए एक निर्धारण में अनुशासन की सीमाओं को कम कर दिया है तथा वैश्विक महत्व के उभरते मुद्दों को शामिल करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर ज़्यादा समावेशी बनाना चाहते हैं। नारीवादी विचारक भी अतिवादी संरचना से संबंधित हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुख्य अवधारणा में सुधार के लिए विचार प्रस्तुत करते हैं। इनका मानना है कि राज्य की पुरुषवादी अवधारणा शक्ति, रुचि और सुरक्षा के विशेष तरीकों से विदेश नीति के संचालन को आकार देती है। नारीवादी विद्वानों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरह की यह अवधारणा युद्ध और कूटनीति की प्रथाओं को बढ़ाती है। यानी कि नारीवाद विद्वान जो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह अवधारणा युद्ध और कूटनीति की प्रथाओं को बढ़ाती है। इसलिए नारीवाद विचार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अवधारणाओं को पुनः परिभाषित करने और सुधारने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने से ज़्यादा अतिवादी रचनात्मक विचारक मानव जाति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के दमनकारी रूपों से मुक्त कराना चाहते हैं। इसका चौथा संस्करण है आलोचनात्मक रचनावाद एक व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य और वस्तुपरक भाष्य विज्ञान के साथ मुक्ति से संबंधित है। यह परिप्रेक्ष्य हमारे अनुभवों और विचारों की व्याख्या करने में हमारे मस्तिष्क की सक्रिय भूमिका में विश्वास करता है और यह मानता है कि हम अपने अनुभवों के अनुसार अपनी धारणाओं को संशोधित करते हैं। यह मानता है कि सिद्धांत सदैव अनुभव से प्रभावित होता है और पूर्व के साक्ष्यों के अनुसार बनाना पड़ता है। आलोचनात्मक रचनावाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जैसा है समझने के बजाय यह कैसे बन गया और यह कैसे होना चाहिए का परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त मुक्त मिशन उन्हें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये सब इसके संस्करण है। 4 संस्करण थे, चारों हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ढंग से एक्सप्लेन करूं तो बेटा देखो वो तो इस टाइम पे हो नहीं पाएगा एक्सप्लेनेशन। तो क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि ठीक से पढ़ पाओ उसको, है ना। तो मैं सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाल रहा हूँ, इनको आप पूरा पढ़ लेना, फिर एग्ज़ाम में लिखना। जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं एग्ज़ाम के बाद हर चैप्टर, हर उसकी प्रोग्राम की, हर कोर्स की सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें डालूंगा पूरे। आगे देखते हैं। अगला है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध अस्त्र शस्त्रों का युद्ध ना होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। शीत युद्ध में कोई व्यक्तिक युद्ध नहीं लड़ा गया, यह केवल परोक्ष युद्ध तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों के अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रहे। यह एक प्रकार
का कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित रहा। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज के गोले, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली, ना कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शास्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का भी प्रयास किया गया। मैं बता दूं क्या होता है इसमें। शीत युद्ध जो होता है विचारों की लड़ाई होती है, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध की स्थिति बनी रही थी कई दशकों तक, कम से कम 5 दशक तक बनी थी। कौन कौन से दशक थे वो? 1945 से लेकर 1990 तक लगातार बनी थी। इसमें क्या हुआ था कि अमेरिका चाहता था कि अमेरिका का वर्चस्व था, अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में उभर रहा था, लेकिन रूस भी उससे पीछे नहीं हटना चाहता था। तो इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद थे। अगर अमेरिका की कोई नीति है तो रूस उसका विरोध करता था, रूस की नीतियों का अमेरिका विरोध करता था। तो ऐसी इनके विचारों की लड़ाई चलती रही। ये दोनों आपस में कभी नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने क्या करा, अलग अलग देशों में, जैसे अफगानिस्तान में, सीरिया में, अलग अलग देशों में युद्ध लड़े, जिसमें ये साथ में काम करे। मतलब कि पूरा सपोर्ट जो अमेरिका और यूरोप का रहता था, लेकिन लड़ता कौन था? अन्य देश। ऐसे अनेक देश हैं जो लड़े गए हैं, है ना। इसमें कभी भी आमने सामने कोई लड़ाई नहीं होती है, लेकिन युद्ध का जो आम युद्ध में जो पैसा खर्च होता है, बराबर पैसा उन्होंने भी खर्च किया है अन्य देशों को विकसित करने में, है ना। जैसे कि अब कोई देश है जो रूस के पास है, उसको अमेरिका लुभाएगा कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम तुम्हें इतनी आर्थिक मदद करेंगे, तुम्हारे देश में ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। तो वैसे लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, गोली नहीं चली हैं आपस में, लेकिन क्या हुआ है, एक दूसरे के जो पड़ोसी देश हैं उनको अपने अंडर में करने की कोशिश की गई है, उनको धनराशि देने की कोशिश की गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें घटनाएं घटी। अगला इसका पॉइंट है, KPS मेनन के अनुसार शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी दो व्यवस्थाओं, बुर्जुआ लोकतंत्र तथा सर्वहार तानाशाही दो गुटों। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो है दो विरोधी विचारधाराओं, दो गुटों में क्या है, मतलब कि टकराव की स्थिति है, युद्ध की नहीं, टकराव की स्थिति है सिर्फ। जवाहरलाल नेहरू इसमें कहते हैं कि शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह युद्ध निलंबित मृत्युदंड के वातावरण का युद्ध था। निलंबित मृत्युदंड यानी कि मृत्युदंड को निलंबित कर दिया, लेकिन वातावरण युद्ध का ही रहेगा, है ना। जो गयम युद्ध से अधिक भयानक था, यानी कि जो मेन युद्ध होता है, जो आमने सामने की लड़ाई होती है, उससे ज़्यादा भयानक था शीत युद्ध था। ऐसा किसका कहना है? जवाहरलाल नेहरू का। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य एक वाक युद्ध था, यानी कि सिर्फ बातों का यह लड़ाई थी इसमें, जो कूटनीति उपायों पर आधारित था। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति था। यह वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका और रूस एक साथ थे, है ना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि अमेरिका जो है, अमेरिका को एक यूरोपीय शक्ति के रूप में मान लिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रूस और अमेरिका के बीच में मतभेद शुरू हो गए, क्योंकि दोनों ये देश जो हैं वो टक्कर के थे, यानी कि बहुत विकसित देश थे दोनों ये, इसलिए। अगला है, शीत युद्ध की उत्पत्ति की वैचारिक व्याख्या का वर्णन करें, यानी कि शीत युद्ध की जो उत्पत्ति हुई है उसका जो वैचारिक व्याख्या है उसको बताना है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों, सोवियत संघ जो है रूस है, ये इसको रूस प्लस में 15 और देश थे जिनका एक संगठन था जिसको हम सोवियत संघ बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे USSR, ठीक है। इसको अब क्या है, वो 15 देश अलग विभाजित हो गए हैं और रूस अकेला रह गया, लेकिन अकेला होने के बाद भी वह पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है अभी भी, है ना। तो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियाँ अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ को ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना भी दिखा रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के बाद दिखाई दे रही थी वह युद्ध के बाद समाप्त होने लगी। जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो इन दोनों के सहयोग की भावना थी वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म हो गई और शीत युद्ध के जो लक्षण थे वो दिखने लग गए, उभरने लग गए। दोनों गुटों में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना बदलती हुई दिखाई दी, है ना। अगला है, सोवियत संघ साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना चाहते थे जबकि अमेरिका पूंजीवाद को प्रबल करना चाहते थे। मैंने बोला ना, विचारों की लड़ाई है। सोवियत संघ जो है वो साम्राज्यवाद को प्रबल देखना चाहता है, साम्राज्यवाद का वर्चस्व हो। अमेरिका जो है वो पूंजीवाद को प्रबल देखना चाहता है कि पूंजीवाद का विकास हो, इस तरह से।
तो हमें सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलनों को बढ़ावा दिया, समाजवादी का प्रचार किया कि अन्य देशों को बोला कि आप समाजवादी विचारधारा को अपनाइए, हमारे साथ जुड़िए, और अमेरिका ने बोला कि आप पूंजीवादी विचारधारा को अपनाइए और हमारे साथ जुड़िए। इस तरह की लड़ाई थी जो पूरे विश्व में फैली हुई थी, है ना। इससे पूंजीवाद को, अच्छा, अमेरिका, सोवियत संघ ने क्या किया था, इस मतलब सोवियत संघ ने ऐसे कई आंदोलन किए, नीतियाँ करी जिससे अमेरिका को हाथ पहुंचा था, और अमेरिका ने कई ऐसी नीतियाँ रची, ऐसे और अपने ऐसे नियम बनाए, कानून बनाए जिससे सोवियत संघ को नुकसान हुआ। अमेरिका ने देशों को पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल करवाया जिससे यूरोप को ठोस पहुंची, यूएसएसआर को, सोवियत संघ को। इस तरह के हैं, है ना। ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं जो सोवियत संघ के शीत युद्ध के कारण बने थे। अमेरिकी अभियान बल और अन्य मित्र राष्ट्रों ने 1918 में सोवियत संघ में हस्तक्षेप किया तथा कहा गया कि बोल्शेविक क्रांति स्वतंत्रता के मूल्य के प्रति विरुद्ध थी। यह वैचारिक और राजनीतिक शत्रुता 1945 के बाद ही महाशक्तियों के साथ ही दोनों के मध्य विश्वास की कमी को व्यापक बनाने में योगदान दिया। अच्छा, ठीक है। 1945 से पहले के जो कारक हैं इन्हें हम सूक्ष्म कारक मान सकते हैं, क्योंकि शीत युद्ध की जो स्थिति है ये कब से शुरू हुई है, 1945 के बाद से, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद। इसलिए जो उससे पहले की जो स्थितियाँ हैं, उसके पहले की जो तथ्य दिए हुए हैं उनको हमें मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि वो कारण बन सकते हैं कि दोनों के बीच में मतभेद के कारण हो सकते हैं वो, लेकिन जो मेन कारक हैं वो 1945 के बाद वाले हैं, तो उनको देखते हैं हम, है ना। 1945 के बाद दोनों में विश्वास की कमी होने लगी और दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बन गई। 1946 में लोहे के पर्दे पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और जापान पर बम गिराने वाले भाषणों ने दोनों महाशक्तियों के मध्य वैचारिक प्रतिद्वंद्विता को गहरा कर दिया। यह संकेत देता है कि वैचारिक अर्थों में शीत युद्ध की उत्पत्ति 1945 से पहले भी थी और इस तरह के अवशेष चिन्ह को 1990 के बाद के विश्व में बने रहने के लिए माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सोवियत संघ ने टर्की में अपना दबाव बनाना प्रारंभ किया। उसने टर्की के कुछ प्रदेशों पर बॉस्फोरस में एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव डाला। अमेरिका तथा अन्य पश्चिम राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। इस दौरान अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन करके टर्की को हर संभव सहायता देने का प्रयास किया ताकि वहां पर साम्यवादी प्रभाव को कम किया जा सके और पूंजीवादी प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इसी तरह ट्रूमैन सिद्धांत तथा अमेरिका सेनेट द्वारा खुले रूपों में सोवियत विदेश नीति की अवहेलना की जाने लगी। इसके बाद सोवियत संघ ने अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध साम्यवादी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाया। इस प्रचार अभियान ने परस्पर वैमनस्य की शंका की भावना को जन्म दिया, जो आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में दुनिया के सामने आ गई। ठीक है, अब आते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, यानी कि शीत युद्ध की उत्पत्ति जो हुई थी इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन ना किया जाना क्या था, एक कारण था शीत युद्ध के प्रकट होने का, उत्पन्न होने का। ठीक है, देखते हैं कि क्या है ये। हाँ, तो इसका पहला कारण है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन ना किया जाना। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट और चर्चिल और स्टालिन के बीच हुआ था। इस सम्मेलन में पोलैंड के प्रतिनिधि शासक व्यवस्था को मान्यता देने की बात पर सहमति हुई थी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के समय स्टालिन के वादे से मुकरते हुए वहाँ पर अपनी लुबनिन सरकार को ही सहायता देने शुरू कर दिया, है ना। उसने वहाँ पर अमेरिका तथा ब्रिटेन के पर्यवेक्षकों को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया और पोलैंड की जनवादी नेताओं को गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया। उसने समझौते की शर्तों के विपरीत हंगरी, रोमानिया, है ना, चेकोस्लोवाकिया तथा बुल्गारिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने धुरी शक्तियों के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रों की मदद करने में भी हिचकिचाहट दिखाई।
इस तरह के जो वाक्य हुए थे, ये क्या था, याल्टा समझौते का पालन का विरोध करना था, किसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा। ये पहला कारण बना है। दूसरा है सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद। इसमें क्या है कि अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देना चाहता है, सोवियत संघ क्या है कि वो साम्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देना चाहता है। ये है। अगला है सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभरी थी ना, उसी तरह सोवियत संघ जो है 16 राष्ट्रों का समूह था और बहुत बड़ा क्षेत्रफल उसने कवर किया हुआ था। तो वो क्या था, उभरती शक्ति के रूप में था। प्लस में उसके पास ही तो तकनीक थी, वो भी बहुत विश्वव्यापी थी, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उसके पास तकनीकी मौजूद थी। बहुत बड़े बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे, है ना। फिर अगला, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। ईरान में क्या हुआ था, सोवियत का हस्तक्षेप हुआ था, उसको समझते हैं। सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 6 महीने के अंदर ही ईरान में अपनी सेनाएं वापस बुलाने का समझौता किया था। युद्ध की समाप्ति पर पश्चिमी देशों ने तो वायदे के मुताबिक दक्षिणी ईरान से अपनी सेनाएं हटाने का वायदा पूरा कर लिया, लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। सोवियत संघ ने ईरान से अपनी सेना नहीं हटाई, तो उससे क्या हुआ कि उसे ये मतलब विवादपूर्ण वाक्य बन गया, जो सोवियत संघ की उत्पत्ति जो शीत युद्ध की उत्पत्ति में एक बहुत बड़ा कारण का रूप निभाता है। अगला है टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। द्वितीय विश्व ये जो ज़्यादातर हस्तक्षेप है ना, ये सोवियत संघ के द्वारा ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को जो है एकमात्र शक्ति के रूप में उभार दिया था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध ने, जबकि जो सोवियत संघ है वो भी बराबरी का हकदार था उसमें। टर्की में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने टर्की में अपना दबाव बनाना आरंभ कर दिया। उसने टर्की पर कुछ प्रदेशों और बॉस्फोरस में एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव डाला। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। इस दौरान अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन करके टर्की को हर संभव सहायता देने की प्रयास की, ताकि वहाँ साम्यवादी प्रभाव कम किया जा सके, है ना। ये क्या था, सोवियत ने क्या करा, प्रभाव डाला, लेकिन अमेरिका ने उस प्रभाव को निष्फल कर दिया। इसी तरह की लड़ाई लड़ी गई थी, कहाँ पे, शीत युद्ध में। कोई आपसी लड़ाई हुई नहीं, कुछ नहीं, कोई गोलियाँ नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपस में नहीं चली गोलियाँ, वैसे तो बहुत चली हैं। अगला है यूनान में साम्यवादी प्रसार। 1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक विकास से दृष्टिगत वहाँ से अपने सैनिक ठिकाने वापस हटा लिए। सोवियत संघ ने यूनान में गृह युद्ध छिड़ने पर वहाँ के साम्यवादियों की मदद करनी शुरू कर दी। पश्चिमी शक्तियाँ परंपरागत सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आईं। अमेरिका ने मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इससे साम्यवादी कार्यक्रम को यूनान में गहरा धक्का लगा और सोवियत संघ का सपना चकनाचूर हो गया, है ना। ये भी क्या है, उसका शीत युद्ध का एक उत्पत्ति का कारक है। अगला है द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के नेतृत्व में जब जर्मनी सेना तेज़ी से सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी, तो सोवियत संघ ने अपनी भारी जान माल का नुकसान को रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता मांगी थी। सोवियत संघ ने कहा कि पश्चिमी शक्तियों को जर्मनी का वेग कम करने के लिए सोवियत संघ में जल्दी ही दूसरा मोर्चा खोलना चाहिए, ताकि रूसी सेना पर जर्मनी का दबाव कम हो सके। लेकिन पश्चिमी शक्तियों ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा खोलने में बहुत देरी की। इससे जर्मन सेनाओं को रूस में भयानक तबाही करने का मौका मिल गया। इससे सोवियत संघ के मन में पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध नफरत की भावना पैदा हो गई, जो आगे चलकर शीत युद्ध का रूप लिया, है ना। इसमें क्या है कि 1945 के पीछे के जो वाक्य हैं वो सूक्ष्म कारक हैं, लेकिन आगे चल के वही बड़ा रूप लेते हैं। अगला है तुष्टीकरण की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने धुरी शक्तियों के आक्रमणों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने की बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने जानबूझकर अपने मित्र राष्ट्रों को सहायता नहीं पहुंचाई और उन्हें संकट में छोड़ दिया, जो क्या हुआ कि बाद में चलकर ये भी शीत युद्ध के कारण बने। सोवियत संघ और बाल्कन समझौते की अपेक्षा। सोवियत संघ के द्वारा बाल्कन समझौते की अपेक्षा। बाल्कन समझौता के तहत 1944 में पूर्वी यूरोप का विभाजन करने पर सोवियत संघ तथा ब्रिटेन में सहमति हुई थी। इसके तहत बुल्गारिया तथा रोमानिया पर सोवियत संघ का तथा यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार करने पर सहमति हुई थी। हंगरी तथा युगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव मानने की बात कही गई थी, लेकिन
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ ने ब्रिटेन के प्रभाव की अपेक्षा करके अपने साम्यवादी प्रसार को तेज कर दिया और उन देशों के में साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर दी जिसमें पश्चिमी राष्ट्रों ने गैर समझौतावादी कार्य कहा, जिसको पश्चिमी राष्ट्रों ने गैर समझौतावादी कार्य कहा। अगला है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। अमेरिका ने अपनी युद्ध तकनीक की जानकारी सोवियत संघ को न देकर एक अविश्वास की भावना को जन्म दिया। इससे सोवियत संघ व पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों को गहरा आघात पहुंचा। सोवियत संघ अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम का एकाधिकार को सहन नहीं कर सकता था। इससे उसके मन में यह शंका पैदा हो गई कि पश्चिमी राष्ट्रों को उससे घृणा है। कॉमन सी बात है, सबको ही आएगी ये बात। अगला है परस्पर विरोधी प्रचार। अगला पॉइंट है हमारा परस्पर, एक मिनट, हाँ, तो इसका अगला पॉइंट है हमारा परस्पर विरोधी प्रचार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ प्रचार अभियान में जुट गईं। 1946 में सोवियत रूस ने कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की एक भुजा है। इसके सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सोवियत संघ के साम्यवादी प्रचार की जोरदार निंदा हुई। इससे सोवियत संघ भी सतर्क हो गया और उसने अमेरिका की जोरदार आलोचना करना शुरू कर दिया, है ना। मुनरो सिद्धांत इसका स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें साम्यवादी ताकतों को पश्चिम गोलार्ध में अपना प्रभाव बनाने के प्रति सचेत रहने को कहा गया। इसी तरह ट्रूमैन सिद्धांत तथा अमेरिका सीनेट द्वारा खुले रूप में सोवियत संघ नीतियों की आलोचना की जाने लगी। इसके बाद सोवियत संघ ने अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध साम्यवादी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाया। इस प्रचार अभियान ने परस्पर वैमनस्य की शंका की भावना को जन्म दे दिया। आगे चलकर शीत युद्ध का जो इन्होंने रूप दिया वो आगे चलकर शीत युद्ध की रूप में सामने आई। अगला है लैंड लीज समझौते का समापन। लैंड लीज समझौता होता है, इसका समापन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका तथा सोवियत संघ में जो समझौता हुआ था, इसके तहत सोवियत संघ को जो अपर्याप्त सहायता मिल रही थी पर भी अमेरिका ने किसी पूर्व सूचना के बिना ही बंद कर दिया। इस निर्णय ने सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। सोवियत संघ ने इसे अमेरिका की सोची समझी चाल समझकर उसके विरुद्ध अपना जो रवैया था वो कैड़ा कर लिया, स्वयं का रवैया कैड़ा कर दिया, है ना। ये भी एक शीत युद्ध का कारण बना। अगला है फासीवादी ताकतों को अमेरिका का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश इटली से अपने संबंध बढ़ाने का प्रयास करने लगे। इससे सोवियत संघ को शक हुआ कि इटली में फासीवाद को बढ़ावा देने तथा साम्यवाद को कमज़ोर करने में इन्हीं ताकतों का हाथ है ना। जो भी क्या है, इससे बीच क्या इन दोनों के बीच की जो आपसी दूरियां थी वो बढ़ती चली गई और शीत युद्ध का निर्माण हुआ, शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। अगला है बर्लिन विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन जो पूर्वी बर्लिन था उसका सोवियत संघ पे हो गया था, और जो पश्चिमी बर्लिन था उसका जो अधिकार था वो अमेरिका और ब्रिटेन को मिल गया। बर्लिन पर अधिकार हो गया। युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने अपने क्षेत्राधीन बर्लिन प्रदेश में नई मुद्रा का प्रचलन शुरू करने का फैसला किया। इस फैसले के विरुद्ध जून 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ ने कर दी। इसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ व अमेरिका या ब्रिटेन के बीच हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो गया। इसके लिए सोवियत संघ को पूर्ण रूप से दोषी माना गया। सोवियत संघ अपना दोष स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इससे मामला सुरक्षा परिषद में पहुंचा। सुरक्षा परिषद मतलब कि यूएन की सुरक्षा परिषद, है ना, में पहुंचा और दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध के बादल मंडराने लगे। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना, यानी कि सोवियत संघ जो है वो बार बार वीटो पावर का प्रयोग करती थी। क्यों? क्योंकि बाकी पूरा विश्व जो है सोवियत संघ के अगेंस्ट था, यानी कि अमेरिका अगेंस्ट थी। तो अमेरिका जो है यूएन में उसके खिलाफ कुछ भी मोर्चे खोलती तो रूस जो है एक स्थायी सदस्य होने के कारण उसको वीटो कर देता। उस वीटो करने के कारण, बार बार वीटो करने के कारण क्या हुआ कि शीत युद्ध को जन्म मिला, शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। अगला है संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण
राष्ट्रहित, है ना, ये लास्ट पॉइंट हो सकता है इसका। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ अपने अपने स्वार्थों को साधने में लग गए। वे लगातार एक दूसरे के हितों की अनदेखी करते रहे। इससे शक्ति राजनीति का जन्म हुआ। इससे प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे का शत्रु बन गया। दोनों महाशक्तियाँ अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का अखाड़ा बन गईं। उनके स्वार्थमयी हितों ने धीरे धीरे पूरे विश्व में तनाव का वातावरण पैदा कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। शीत युद्ध के दौरान तनाव शैथिल्य के क्या प्रयास किए गए तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी क्या प्रभाव पड़े, इसको देखते हैं। 1963 में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दोनों महाशक्तियों ने टकराव का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाने पर विचार किया। यानी कि 1962-63 में संकट आया था, क्यूबा मिसाइल संकट, जिसको माना जा रहा था कि ये शीत युद्ध का चरम बिंदु है, यानी कि इसके बाद मानो युद्ध हो ही जाएगा, है ना। इसमें क्या हुआ कि इसमें आपसी तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए गए। क्या क्या हो सकते हैं वो। 25 जुलाई 1963 को दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की, है ना। इससे डिटेंट को बढ़ावा मिला, यानी कि जो होता है ना डिटेंट, यानी कि नरमी, उसको बढ़ावा मिला। 1963 में ही दोनों देशों ने आकस्मिक दुर्घटना में छिड़ने वाले युद्ध से निपटने के लिए हॉटलाइन का समझौता हुआ। दोनों देशों में तनाव को कम करने के लिए ग्लासगो शिखर सम्मेलन जून 1967 में हुआ। इसमें दोनों देशों ने वियतनाम तथा मध्य पूर्व पर विचार करने का आदान प्रदान किया। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका तथा ब्रिटेन ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। 1970 में मॉस्को बोन समझौता हुआ। इस समझौते ने पश्चिमी बर्लिन तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को समाप्त कर दिया। 1971 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ के बीच पश्चिमी बर्लिन के बारे में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके अनुसार पूर्वी व पश्चिमी बर्लिन की जनता को आपसी आदान प्रदान की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इससे बर्लिन को लेकर दोनों गुटों के बीच व्याप्त तनाव में कमी आई। 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने दो जर्मन राज्यों के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करके जर्मनी की समस्या का समाधान कर दिया। 7 जुलाई 1973 को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ। 1974 में दूसरे यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन के द्वारा शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया गया। 1975 में कंबोडिया युद्ध की समाप्ति ने शीत युद्ध के अन्य केंद्र हिंदचिन को समाप्त कर दिया। 1975 में वियतनाम युद्ध की समाप्ति तथा एकीकरण की प्रक्रिया ने शीत युद्ध में कमी आई। 1977 में तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन में हेलसिंकी समझौते की भावना को मजबूत आधार प्रदान किया गया। 26 मार्च 1979 को इजराइल तथा मिस्र के बीच अमेरिका ने कैंप डेविड समझौता कराकर मध्य पूर्व में संघर्ष को कम किया। इन प्रयासों के अतिरिक्त 1972 में दोनों महाशक्तियों के बीच मास्को वार्ता, 1972 में सप्ता वन समझौता, सोवियत संघ अमेरिका आर्थिक सहयोग, ब्रेजनेव की अमेरिकी यात्रा, 1973 अपोलो सोयन की अंतरिक्ष में मेल, सॉल्ट II समझौता आदि प्रयासों से भी शीत युद्ध में कमी आई। लेकिन 1963 से 1970 तक शीत युद्ध के कमी के संकेत नाम मात्र के रहे। यानी कि 1963 से 70 के बीच में जो शीत युद्ध की कमी के संकेत जो थे वो सिर्फ नाम मात्र के थे, है ना। इसके बाद क्या हुआ फिर, इस दौरान भारत पाक युद्ध हुआ। 1965 को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव बरकरार रहा। 1967 में अरब इजराइल का युद्ध हुआ, जिसमें शीत युद्ध को जारी रहा गया। इसके दौरान शीत युद्ध में कमी लाने के प्रयास किए जाते रहे और उन्हें आंशिक सफलता भी मिली। इसलिए इसे डिटेंट की निष्क्रिय काल कहा जाता है। डिटेंट मतलब कि 1970 के बाद का जो काल था, इसको हम डिटेंट क्या समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए गए थे कि जो तनाव की स्थिति को पैदा करें। डिटेंट का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। डिटेंट यानी कि नरमी। शीत युद्ध के उत्पन्न पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदलने लगा और विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण का जन्म हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई और परमाणु युद्ध के आतंक से छुटकारा मिला। डिटेंट का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर निम्न प्रभाव पड़ा।
इससे महाशक्तियों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास हुआ। इससे विभाजित यूरोप का एकीकरण हुआ और व्यापारिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार हुआ। इससे आतंक का संतुलन प्राप्त हो गया और विश्व में तीसरे महायुद्ध के भय से मुक्ति मिल गई। इससे परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के प्रयास तेज हो गए। इससे गुटबंदी को गहरा आघात पहुंचा। दोनों गुटों के साथ शामिल देश भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि हुई। इसने गुट निरपेक्षता को अप्रासंगिक बना दिया। शीत युद्ध की समाप्ति के कारण तथा वर्णन। शीत युद्ध की जैसे उत्पत्ति के कारण थे, उसी तरह उसकी जो समाप्ति थी उसके भी कारण थे। इसमें क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन 1990-91 के टाइम में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, ये शीत युद्ध के अंत में सबसे बड़ी भूमिका इसी की रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन, यानी कि सोवियत संघ की जो आर्थिक स्थिति थी वो एक तरह से गिरने लगी थी बिल्कुल। जो क्या हुआ, शीत युद्ध के विघटन का, यानी कि शीत युद्ध के ये सोवियत संघ के विघटन का कारण बना और शीत युद्ध की समाप्ति का कारण बना। ठीक है, अगला है लोकतंत्रीय विचारधारा का अंत। साम्यवाद की हट धार्मिकता ने जनता को लोकतंत्रीय विचारधारा की ओर जाने पर विवश कर दिया, यानी कि जो लोकतंत्रीय व्यवस्था थी वो आगे बढ़ने लगी। किसके मुकाबले, अधिनायकवादी शासन के मुकाबले। अधिनायकवादी शासन जो है रूस या सोवियत संघ जो है उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। तो उसका अंत हुआ तो लोग लोकतंत्र की तरफ बढ़े और लोकतंत्र जो है अमेरिका के फेवर में था, यानी कि अमेरिका जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। अगला है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि ओपन ट्रेड जो होती है। इस अर्थव्यवस्था ने पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के साथ साथ मुक्त बाजार व्यवस्था को भी स्वीकार कर लिया। आर्थिक विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अप्रासंगिक प्रतीत होने लगा। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था ने जनता की क्रय शक्ति में कमी कर दी थी। गोर्बाचेव ने उदारवादी कार्यक्रम में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को प्रमुख स्थान दिया। गोर्बाचेव ने स्वयं अपनी इसी नीति की घोषणा की। लोगों के लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हुई। इससे सोवियत संघ और पश्चिमी देशों में व्यापार में वृद्धि होने लगी और G7 से भी उसे आर्थिक सहायता प्राप्त होने की संभावना हुई। अमेरिका तथा जर्मनी ने सोवियत संघ को आर्थिक मदद देकर जनता के मन में अपनी प्रति चली आ रही वैमनस्य की भावना को समाप्त कर दिया। जनता ने अपने साम्यवादी नेताओं और उनके आर्थिक कार्यक्रमों की आलोचना शुरू कर दी, है ना। इससे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का स्वप्न पूरा हुआ और शीत युद्ध का भी अंत हो गया। अगला है गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियाँ। 1985 में सत्ता संभालते ही मिखाइल गोर्बाचेव ने अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व सहयोग की नीति अपनाई। उसने शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने की संधि हुई, INF। इसमें पर हस्ताक्षर किए गए, यानी कि जो हथियार की जो होड़ हो रही थी उसको नष्ट करने की शुरुआत हुई इससे। उसने ग्लासनोस्ट, खुलेपन तथा पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्निर्माण की नीति लागू की। इससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई नई व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई। इस नीति ने सोवियत संघ में अलगाववाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया। उसने पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का भी समर्थन करके अपनी उदारवादी कार्यक्रम को स्पष्ट किया। उसने वार्सा पैक्ट भंग करने की घोषणा करके साम्यवादी कार्यक्रम को गहरा आघात पहुंचाया। भ्रष्टाचार व आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार जनता ने उसकी उदारवादी नीतियों का पूरा फायदा उठाया और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए। इससे सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस विघटन ने शीत युद्ध का भी अंत कर दिया। इस प्रकार सोवियत संघ ने अवसान, गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियां, सोवियत संघ के आर्थिक दिवालापन, लोकतंत्र के प्रति बढ़ता रुझान शीत युद्ध के समाप्ति के लिए मुख्य भूमिका अदा करते हैं। वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया जो और अमेरिका के साथ सहयोग व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना में वृद्धि होने लगी। लंबे समय से चला आ रहा यह तनाव समाप्त हो गया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। शीत युद्ध के अंत से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा को देखते हैं। इससे विश्व शांति का आधार मजबूत हुआ और दोनों देशों के लंबे समय से चलते आ रहे तनाव का अंत हो गया।
इससे विश्व में आतंक के संतुलन के स्थान पर हितों का संतुलन स्थापित हुआ, उससे जिससे तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को समाप्त कर दिया, है ना। विश्व में अब सुरक्षा और विचारधारा के स्थान पर व्यापार और पूंजी निवेश के मुद्दों का विकास होने लगा। सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि हुई। अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सोवियत संघ को G7 के देशों व अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के आर्थिक सहायता मिली। सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की सहायता प्रदान की गई। इससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों में वृद्धि हुई। सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देशों में लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि हुई। विश्व में अमेरिका एक प्रमुख शक्ति बन गया। शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नए ढंग से निर्धारित करने के लिए विवश कर दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिकन दादागिरी को बढ़ावा मिला। उसका प्रमुख द्वंद्व सोवियत संघ अब इस स्थिति में नहीं रहा कि वह अपनी शत्रुता जारी रखे, लेकिन उसकी दादागिरी अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि आज अनेक देश आर्थिक व सैनिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है, यानी कि वैश्वीकरण जो है, अपनी पीक पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता की अवधारणा की चर्चा करें। तो इसमें देखते हैं आंसर क्या है इसका। विभिन्न स्तरों पर दूसरे राज्यों के विषय को प्रभावित करने और शक्ति के वितरण के लिए राज्यों की शक्ति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ध्रुवीयता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो शक्ति का ध्रुवीकरण कहलाता है। वैश्विक स्तर पर एक या एक से ज़्यादा देशों में शक्ति वितरित की जाती है या नहीं, इसकी जांच ध्रुवीयता करती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में ध्रुवीयता 3 प्रकार की होती है। पहली है एक ध्रुवीयता, दूसरी है द्विध्रुवीयता और तीसरी है बहुध्रुवीयता। पहले हम समझते हैं एक ध्रुवीयता क्या है। संपूर्ण विश्व में एक ध्रुवीयता व्यवस्था को सर्वोच्च आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रभाव वाले एकल राज्य के रूप में दर्शाया गया है। एक ध्रुवीय व्यवस्था को शक्ति के संतुलन सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि व्यवस्था को संतुलित करने की ओर कोई शक्ति नहीं होगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्गदर्शन करने में वैश्विक आधिपत्यपूर्ण प्रभुत्व कायम रहता है। इस व्यवस्था को अराजक स्थिति में के रूप में भी दर्शाया गया है। द्विध्रुवीय व्यवस्था, इस व्यवस्था को 2 राज्यों के मध्य शक्ति का वितरण अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गुटों को दर्शाती है। यह व्यवस्था 2 राज्य या गुट वैश्विक मामलों, मुद्दों एवं संबंधों को प्रभावित कर सकती है। शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जो कि अमेरिका एवं सोवियत संघ के प्रभुत्व में थी, द्विध्रुवीयता का सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। एक ध्रुवीय व्यवस्था की 3 मूलभूत विशेषताएं हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे ज़्यादातर राज्य या तो सहयोगी हैं अथवा दोनों शक्तियों में से किसी एक के साथ अपने सामरिक सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। अगली है बहुध्रुवीयता व्यवस्था। बहुध्रुवीय व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई शक्तियों के अस्तित्व को शक्ति के ध्रुव के रूप में उजागर करती है। यह बताती है कि शक्ति एक हाथ में केंद्रित नहीं है, अपितु यह अनेक पद्धतियों के मध्य वितरित है। बहुध्रुवीय व्यवस्था की उत्पत्ति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे आर्थिक विकास। एक ध्रुवीय व्यवस्था, आर्थिक विकास हो गया, तकनीकी उन्नति है, राजनीतिक प्रभाव तथा अनेक देश में सैन्य पहुंच या कई शक्ति केंद्रों का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि क्या हैं, ऐसे कारक हैं जो बहुध्रुवीय व्यवस्था की उत्पत्ति जो है इन पर निर्भर करती है। एक ध्रुवीय व्यवस्था जो है ये क्या करती है, में कमज़ोर होने से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और एक रिक्त स्थान उत्पन्न होने से शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। यह रिक्त स्थान दूसरे राज्यों में अनेक क्षेत्रों में तीव्रता से विकास पर ध्यान देने का तथा अंतर को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहन करता है। तीसरा है राज्यों
द्वारा समस्त क्षेत्रों में प्रतिद्वंदियों के लिए रिक्त स्थान नेतृत्व को पूर्ण करने का प्रयास है। अब ठीक है, इसको समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शक्ति के उभरते केंद्रों से आपका क्या मतलब है। शीत युद्ध के अंत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में द्विध्रुवीयता व्यवस्था के अंत को दर्शाया और इच्छित राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा के लिए स्वतंत्र शक्ति केंद्रों के रूप में उभरने का मार्ग साफ किया। वैश्वीकरण की घटना ने राज्यों के मध्य निवेश, पूंजी और तकनीकी के हस्तांतरण के लिए विकल्प प्रदान किए और नए रणनीतिक दृष्टिकोणों को उत्पन्न किया, जो मुक्त व्यापार के सिद्धांतों के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक और वाणिज्यिक आदान प्रदान पर केंद्रित था। उसी के अनुसार देशों के मध्य प्रमुख भूमिका अदा करने और अपने राष्ट्रीय हितों में बढ़ोतरी करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में नेतृत्व की स्थिति लेने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी। शीत युद्ध के बाद के दौर में प्रदान किए गए विकल्पों ने शक्ति के नए केंद्रों के उदय को प्रकट किया। नेतृत्व के दावों के साथ वैश्विक और क्षेत्रीय चरणों में उभरती शक्तियों और उभरती अर्थव्यवस्थाएं आईं। यूरोपीय संघ एक आर्थिक और तकनीकी शक्तिगृह बन गया, जो एक व्यवस्थित वैश्विक आर्थिक और व्यापार व्यवस्था के लिए जरूरी था। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, रोबोटिक्स आदि के महान तकनीक क्षमता के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रयास कर रहा है ना। ये उभरती और बढ़ती ताकतें शक्ति के पारंपरिक अर्थ में शक्ति की खोज करती हैं, जो सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है। शक्ति के नए केंद्रों के पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भूमिका अदा करने के लिए नरम शक्ति संसाधन और कौशल होते हैं। इस प्रकार चीन, रूस, भारत और ब्रिक्स और यूरोपीय संघ जैसे समूह शीत युद्ध के पश्चात विश्व की शक्ति के प्रमुख केंद्र हैं। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी 48 मिनट की हो चुकी है ये। तो अभी क्या है, अगली जो इसके 1 या 2 पार्ट और बनेंगे उनको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। इसकी PDF मैंने प्रोवाइड कराई दी है आपको पहले ही, और मैं दोबारा से इसको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। इसकी प्रीवियस वीडियो आ चुकी हैं 2, उनको आप देख सकते हो ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ सुनकर ना जाएं, पूरी PDF को पढ़ भी लें एक बारी, क्योंकि इग्नू के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें आपको लिखना बहुत ज़्यादा होता है। आपको 400 वर्ड में आंसर लिखना होता है, यानी कि 4 से 5 पेजों के बीच में आपको आंसर लिखना होता है। इसलिए सिर्फ सुनी हुई बातें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पेजों में लिख पाएंगे। इसलिए इस पूरी PDF को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसको आप पढ़ें, उसके बाद अपना आंसर लिखें वहाँ पे। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।